वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं आज हम पढ़ने वाले हैं ओम्स लॉ। तो चलिए मैं आपको ये थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूँ बुक में से। एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। तो होता क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए होता है ये लो, किसी भी फिक्स टेम्परेचर के लिए। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ये जो ओम्स लॉ होता है ये सिर्फ और सिर्फ एट कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए होता है, मतलब टेम्परेचर इसमें फिक्स होना चाहिए। तो होता क्या है ये ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। इस लाइन का मतलब है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो करंट फ्लो हो रहा है कंडक्टर में वो सीधा सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अप्लाइड वोल्टेज के। जो वोल्टेज आ रही है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारा क्या होगा? करंट होगा। तो देखिए ये लिखा हुआ है I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, मतलब करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो आगे हम इसी बात को ये भी बोल सकते हैं कि करंट तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ही वोल्टेज के, लेकिन वोल्टेज भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के। तो हमने ये लिखा हुआ है वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और आपको मैं बता दूं ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन देख सकते हैं आप बीचम बीच, जब भी हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो रूल होता है कि हम इजिकल्स टू का साइन लगाते हैं। और जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हमें कोई ना कोई कांस्टेंट लेना पड़ता है। यहाँ पे हमने एक R कांस्टेंट लिया हुआ है। R कांस्टेंट लिया हुआ है, R का मतलब रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ से हमें एक सीधी की सीधी एक इक्वेशन मिलती है या एक फॉर्मूला मिलता है ओम्स लॉ का, वो होता है V बराबर आई आर। V बराबर आई आर। तो ये डायरेक्टली आप ओम्स लॉ ऐसे भी याद कर सकते हैं कि ओम्स लॉ होता है V बराबर आई आर, बस इतना ही होता है और कुछ नहीं होता। जो भी होता है थोड़ा बहुत मैं आपको क्लियरिफाई आगे कर दूंगा। तो ओम्स लॉ के लिए अभी आपको ये सीधा सीधा एक फॉर्मूला याद रखना है V बराबर आई आर, या फिर ये एक डेफिनेशन, छोटी सी डेफिनेशन है, ये याद रखनी है। इस डेफिनेशन में है क्या? ये डेफिनेशन है एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड का मतलब वोल्टेज ही है कि जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के। तो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वोल्टेज के लिखा हुआ है, यानी कि वोल्टेज भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I के होगा, ये लिखा हुआ है। और V बराबर यहाँ से आई आर, हमें एक इक्वेशन या फिर फॉर्मूला मिलता है। R क्या है? एक कांस्टेंट है जो कि हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाने पे लगाना पड़ता है। और अगर यहाँ से मैं इस वाले फॉर्मूले में से R की वैल्यू निकालूं तो I मैं इस साइड डिवाइड में ले जाऊंगा, तो R आ जाएगा मेरा V अपॉन आई। तो देख सकते हैं आप यहाँ R आ गया मेरा V अपॉन आई। The ratio of potential difference applied between the ends of a conductor and the current flowing through it is a constant quantity called resistance। तो होता क्या है, ये जो है पोटेंशियल डिफरेंस V और करंट है I, इनका जो रेशियो ले रखा है मैंने V अपॉन आई, ये हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट क्वांटिटी होता है जो कि होता है R, हमारा रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट क्वांटिटी होता है जिसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। और यहीं से अगर मैं इसी फॉर्मूले से I की वैल्यू निकालने लग जाऊं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके I की वैल्यू मेरी आएगी V अपॉन R। I की वैल्यू आएगी V अपॉन R। अब I क्या है? I मेरा करंट है। आप देख सकते हैं फॉर्मूले में I के सामने लिखा हुआ है V। तो आप इस फॉर्मूले में ध्यान से देखिए, I के बिल्कुल सामने V लिखा हुआ है, लेकिन R लिखा हुआ है नीचे अपोन में। R लिखा हुआ है नीचे अपोन में। तो इस फॉर्मूले को समझिए, I बराबर V अपॉन R। पॉइंट नंबर 1 दे रखा है और पॉइंट नंबर 2 दे रखा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को ध्यान से समझ लेना। द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब ये है, ये जो करंट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के पोटेंशियल डिफरेंस के, लेकिन
सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है द करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। जो करंट है इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखा हुआ है, फॉर्मूले में भी उल्टा लिखा हुआ है, अपॉन में लिखा हुआ है। तो करंट जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के। इस बात का मतलब होता है कि अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाऊं तो मेरा करंट भी बढ़ेगा, लेकिन अगर मैं रेजिस्टेंस बढ़ाऊं तो मेरा करंट घटेगा। मतलब रेजिस्टेंस और करंट तो एक दूसरे के अपोजिट है। रेजिस्टेंस बढ़ाने पे करंट घटता है, लेकिन वोल्टेज बढ़ाने पे करंट बढ़ता है। क्यों? क्योंकि वोल्टेज तो सामने ही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और रेजिस्टेंस नीचे है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। If the potential difference across the end of a conductor is double, the current flowing through it also get double। देखो अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर दूं तो मेरा करंट भी मुझे डबल मिलेगा। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। If the potential difference is half, the current is also get half। अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज को आधा कर दूं तो मुझे करंट भी आधा ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस फॉर्मूले में भी देखिए V और I सामने सामने लिखे हैं, लेकिन I और R नीचे है और I ऊपर है, मतलब R अपॉन में इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है। तो आगे चलिए। If the resistance is double, the current get half। If the resistance is half, the current get double। तो अगर मैं रेजिस्टेंस को डबल कर दूं तो करंट तो मिलता है मुझे आधा, करंट क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस और करंट एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। रेजिस्टेंस और करंट एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए ये ऐसा होता है। अगर मैं यहाँ पे I और R की जगह मैं डबल कर दूं, इस फॉर्मूले में मैं R की जगह अगर मैं 2 लिखूं तो वो जो जाएगा 1/2 करके जाएगा। फॉर्मूले में 1/2 का मतलब हाफ होता है, इसीलिए मेरा इफ द रेजिस्टेंस इज डबल, इसलिए रेजिस्टेंस को अगर डबल करता हूं मैं तो मुझे जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो करंट है वो क्या मिलता है? मुझे हाफ मिलता है। इफ द रेजिस्टेंस इज हाफ द करंट गेट डबल। अगर रेजिस्टेंस को मैं आधा करूं, कम करूं, तो करंट क्या होता है? करंट फिर मुझे डबल मिलता है। इस बात को अच्छे से समझ लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, बच्चों को इसमें बहुत डाउट होता है। अगर कोई भी मेरी वीडियो ये देख रहा है जिसे किसी भी टॉपिक में दिक्कत आए, वो कमेंट करके बताना ज़रूर, क्योंकि ये टॉपिक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके 10th के एग्ज़ाम के लिए और लाइफ टाइम के लिए, 12th के लिए भी इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। और आप कभी इंजीनियरिंग करोगे, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग करोगे या डिप्लोमा करोगे, बीटेक करोगे, कुछ भी तुम कोर्स करोगे आगे चल के, तो ये ओम्स लॉ का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसे अच्छे से क्लियर कर लेना। ओम्स लॉ को मैं एक बार और दोहरा दे रहा हूँ, ये V = IR होता है। V हमारा वोल्टेज होता है, I हमारा करंट होता है और R हमारा रेजिस्टेंस होता है। अगर 2 वैल्यू हमें गिवन है तो तीसरी वैल्यू हम इससे निकाल सकते हैं, और ये हमेशा कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए होता है। अब अगला टॉपिक है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। अब रेजिस्टेंस होता क्या है? ये कौन सी प्रॉपर्टी है करंट में? ये रेजिस्टेंस आ गई, अभी तक तो नहीं थी। तो ये क्या होता है रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर? द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो क्या करती है? करंट का अपोज करती है, विरोध करती है, मतलब ये करंट के फ्लो को रोकता है। होता क्या है, जब भी किसी कंडक्टर में करंट पास होता है तो हमें 100% करंट नहीं मिल पाता। अगर मान लो मैंने 100 करंट दिया है तो मुझे जाके कभी 90 मिलता है, कभी 80 एम्पियर मिलता है, कभी 70 एम्पियर मिलता है। तो बीच में जो करंट का लॉस हुआ है वो किसकी वजह से होता है? वो रेजिस्टेंस की वजह से होता है। जितना करंट रुक गया, जो भी करंट का विरोध करता है वो ही रेजिस्टेंस कहलाया जाता है। और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मेरा होता है रेजिस्टेंस निकालने का V/I, और ये फॉर्मूला हमें कहाँ से मिला? ओम्स लॉ से मिला। इसलिए रेजिस्टेंस की जो SI यूनिट भी होगी, दी SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, इसीलिए SI यूनिट जो होगी रेजिस्टेंस की ओम होगी। ओम कैसे? 10 ओम, 5 ओम, 15 ओम। कितना रेजिस्टेंस है? जितना भी रेजिस्टेंस होगा उसके आगे हम ओम लगाएंगे। यहाँ V/I करके जो भी वैल्यू आएगी हमारे पास 10, 5, 15, उसके आगे हम ओम लगाएंगे। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं इसे दोबारा रिपीट करके बता रहा हूँ, किसी को भी इस टॉपिक में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।
द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन लेंथ, थिकनेस, नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। तो रेजिस्टेंस जो होता है विरोधी होता है करंट का क्या करता है, अपोज करता है, विरोध करता है। लेकिन ये रेजिस्टेंस भी किन फैक्टर पे डिपेंड है, वो है कि जो हमारा कंडक्टर है उसकी लंबाई कितनी है। अगर देखो कंडक्टर की ज़्यादा लंबाई होगी तो ज़्यादा ही करंट का लॉस होता है, ज़्यादा ही अपोज होता है, रेजिस्टेंस भी ज़्यादा ही होता है। हमारे जो कंडक्टर है उसकी थिकनेस क्या है, कंडक्टर कितना मोटा है। अगर कंडक्टर ज़्यादा मोटा होता है तो रेजिस्टेंस कम होता है, और कंडक्टर पतला सा होता है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा मोटा पाइप कभी भी आपने देखा होगा पानी का, तो जितना ज़्यादा मोटा पाइप होता है उसमें से उतना ज़्यादा ही पानी क्या हो जाता है, फिल हो जाता है। ये इलेक्ट्रिसिटी के केस में होता है, जितना ज़्यादा मोटा तार होगा उसमें उतने ज़्यादा से ज़्यादा चार्जेस फिल हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाएंगे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा करंट फिल हो जाता है। इसीलिए अगर थिकनेस को मैं बढ़ाता हूँ मोटाई किसी भी तार की तो उसका रेजिस्टेंस थोड़ा कम हो जाता है। नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब है कि वो कंडक्टर किस चीज़ का बना हुआ है। नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब कंडक्टर किस चीज़ का बना हुआ है। अब सब मटेरियल की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि आपने सुना होगा सिल्वर मेटल इज़ द बेस्ट कंडक्टर। क्योंकि जो सिल्वर होता है उसका रेजिस्टेंस काफ़ी कम होता है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा करंट फ्लो हो जाते हैं। ठीक है, अगर कोई तार सिल्वर का बना हुआ है तो उसका बेसिकली अपने आप ही रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। और वही तार अगर लोहे का है तो उसका रेजिस्टेंस अपने आप ही ज़्यादा होगा। तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लंबाई पे तार की, थिकनेस पे तार की, और उसके मटेरियल पे, और चौथा पार्ट है टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर भी बढ़ता है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर घटता है तो रेजिस्टेंस भी घटेगा। इस बात को मैं एक बार और समझा देता हूँ। टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। अब किसी का डाउट होता है क्यों बढ़ता है। अब देखो आपके यहाँ पे कभी भी देखे होंगे आपने पुराने पंखे देखे होंगे घर में, या कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस देखा होगा, बिजली से चलने वाला सामान, उसमें आपने देखा होगा कि वो काफ़ी हीट कर जाता है, गर्म हो जाता है। क्यों हो जाता है गर्म? क्योंकि उसमें क्या है, रेजिस्टेंस ज़्यादा है, करंट ज़्यादा रुक रहा है, और वही करंट हीट बन के निकल रहा है। तो मतलब हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस सीधा सीधा बढ़ गया है। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ने पे भी रेजिस्टेंस बढ़ता है, और लेंथ बढ़ने पे तार की भी जब भी रेजिस्टेंस बढ़ता है। ठीक है, लेकिन अगर तार की मैं मोटाई बढ़ा दूंगा जब रेजिस्टेंस कम होता है। और जो रेजिस्टेंस है ये, इसकी वैल्यू को हम फाइंड करते हैं V/I करके। ठीक है, ये फॉर्मूला है इसका। और इसकी रेजिस्टेंस की SI यूनिट होती है ओम, और ओम को इस वाले सिंबल से डिनोट करते हैं। और 1 ओम जो बराबर होता है 1 वोल्ट/1 एम्पियर के बराबर होता है। ये वैल्यू हमारी फॉर्मूले से ही निकल के फाइंड आउट होती है। ठीक है, अगर मैं 1 वोल्ट वोल्टेज ले लूँगा और 1 एम्पियर करंट ले लूँगा तो मुझे 1 ओम क्या मिल जाएगा, रेजिस्टेंस मिल जाएगा उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। आप इसे करके देख सकते हैं अपनी कॉपी में भी। 1 ohm is the resistance of a conductor such that when a potential difference of 1 volt is applied to its end, a current of 1 ampere flow through it। तो 1 ohm रेजिस्टेंस हम जब कह सकते हैं जब 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई कर रखा है और 1 एम्पियर ही करंट हम उसमें फ्लो करा रहे हैं, जब हमें 1 ohm क्या मिलता है, रेजिस्टेंस मिलता है। आगे चल के आगे इस बुक में ओम्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस दे रखे हैं, न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं, इन्हें पुटअप करना, इन्हें जरूर करके देखना और ओम्स लॉ को अच्छे से क्लियर कर लेना। काफ़ी आसान सा है, इतना भी हार्ड नहीं है। और जिसे समझ नहीं आए वो वीडियो को दोबारा देखना इसे, लेकिन इस वाले टॉपिक को क्लियर जरूर करना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये 10th बोर्ड के लिए, 12th के लिए भी, और आपके इंजीनियरिंग के लिए भी, और ऑन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी जिनमें फिजिक्स आती है। तो सभी एग्जाम्स के लिए ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये सैम्पल प्रॉब्लम 1 दे रखी है, मैं आपको इसे पढ़ के बता देता हूँ, समझा देता हूँ, आप अपनी कॉपी पे ट्राई करना। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ अ वायर कैरिंग 2 एम्पियर करंट इज 0.1 वोल्ट। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट। तो देखो 2 एम्पियर करंट दे रखा है, सीधा सीधा यूनिट से पहचान लेना। जिन बच्चों पे न्यूमेरिकल्स करने नहीं आते तो यूनिट से पहचानना दिया क्या हुआ है। 2 एम्पियर करंट दिया हुआ है, 0.1 वोल्ट
वोल्टेज दिया हुआ है, क्या निकालना है, सिर्फ रेजिस्टेंस निकालना है। R बराबर V/I करना, 2 एम्पियर को ऊपर रखना, 0.1 वोल्ट को नीचे रखना, रेजिस्टेंस मुझे मिल जाएगा। रेजिस्टेंस हमें मिल जाएगा जो क्या है 0.05 ओम। ठीक है, आ गया सैंपल प्रॉब्लम 2। इसे भी समझा देता हूँ, इसे भी करना, क्वेश्चंस एक भी नहीं छोड़ने सैंपल प्रॉब्लम के, सभी कर लेना। A simple electric circuit has a 24 volt battery and a resistor of 60 ohms. What will be the current in the circuit? The resistance of the connecting wire is negligible. जो कनेक्ट हो रहा है कनेक्शन, उसका रेजिस्टेंस हमने नेग्लिजिबल ले रखा है, तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट विल बी द करंट, हमें निकालना है करंट। और दिया क्या हुआ है 24 वोल्ट वोल्टेज दे रखा है और 60 ओम रेजिस्टेंस दे रखा है। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना V/I बराबर R। ठीक है, और वैल्यू पुट करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके करंट की वैल्यू निकाल देना, जो कि आ रही है 0.4 एम्पियर। सैंपल प्रॉब्लम 3 समझा देता हूँ। एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉस अ करंट ऑफ 3.4 एम्पियर फ्रॉम दी 220 वोल्ट सप्लाई लाइन। What current will this electric iron draw when connected to 110 वोल्ट सप्लाई लाइन। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे ट्राई करना जो भी वीडियो देख रहे हैं। तो इसे समझा देता हूँ। उसने कहा है कि एक इलेक्ट्रिक आयरन है, जब भी वो 220 वोल्ट से कनेक्ट करते हैं, मतलब उसे वोल्टेज देते हैं हम 220 वोल्ट, तो हमें वो 3.5 एम्पियर करंट देती है। ठीक है, और जब हम उसे 110 वोल्ट से कनेक्ट करेंगे, मतलब वोल्टेज हमने कम कर दिया, तो जब हमें वो कितना करंट देगी, ये है हमारा क्वेश्चन। अब देखो इलेक्ट्रिक आयरन तो वही है, तो जो एक चीज़ है, एक मटेरियल है, उसका रेजिस्टेंस तो सेम होगा। तो हम ये जो 3.4 एम्पियर है और 220 वोल्ट है, यहाँ से क्या निकालते हैं 220 अपॉन 3.4 करके रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो कि आया 64.7 ओम। ये किसका, इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस आया है। ठीक है, अब हमें आर की वैल्यू पता लग गई। अगले में हमें, अगले केस 2 में दे रखी है 110 वोल्ट वोल्टेज की वैल्यू दे रखी है और आई की पूछी गई है। तो देखो R बराबर V/I, ये फॉर्मूला लगा के अब की बार वोल्टेज 110 रख देना, रेजिस्टेंस जो निकाला है वो रख देना, क्योंकि रेजिस्टेंस दोनों केसेस में सेम आएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके I की वैल्यू को निकालना, जो कि आई है 1.7 एम्पियर। काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इसे भी ध्यान से समझ लेना। ग्राफ बिटवीन V एंड I, तो ध्यान से समझना, पूरी फिजिक्स में काम आएगा ये ग्राफ। V एंड I का ग्राफ है, लेकिन पूरी फिजिक्स से रिलेट करूंगा इस ग्राफ को। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा हुआ है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब आपको पता ही है कि एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, एक चीज घटेगी तो दूसरी चीज ऑटोमेटिकली घटेगी। ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब। हमेशा ही पूरी फिजिक्स में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का स्ट्रेट ग्राफ आता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। जैसे कि ये साइड में देख सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कुछ नहीं करना, बीचम बीच एक स्ट्रेट लाइन बना देना, वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ होता है। चाहे फिजिक्स में, पूरी फिजिक्स में कोई भी फॉर्मूला हो, बस उस फॉर्मूले में दोनों चीजें क्या होनी चाहिए, दोनों पैरामीटर्स एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने चाहिए। तो आप ये सीधी लाइन बना देना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है। इधर लिख दिया हमने पोटेंशियल डिफरेंस, इधर लिख दिया हमने करंट। इधर हम पोटेंशियल डिफरेंस भी लिख सकते हैं, इधर हम करंट भी लिख सकते हैं। कैसे ही लिख देना, स्ट्रेट लाइन बना देना बस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए। ये हमारा सीधा सीधा सा लॉजिक है। तो ये है एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई ओम्स लॉ। एक्सपेरिमेंट स्कूल खुलेंगे, लैब्स में जाना, एक्सपेरिमेंट जरूर करके देख लेना, वेरीफाई कर लेना। और बाकी जो बोर्ड की आपको कॉपी लिख के आनी है बोर्ड एग्जाम की, उसमें आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करके दिखाना है, सिर्फ और सिर्फ ओम्स लॉ का फॉर्मूला यूज होगा ज़्यादातर। और जो इसमें छोटी सी डेफिनेशन दे रखी है उसे याद कर लेना, इसकी SI यूनिट याद रखना ओम, ठीक है।
और सबसे कम रेजिस्टेंस किस में होता है? सिल्वर में होता है, ये याद रखना। बाकी एक्सपेरिमेंट हमें नहीं करके देखना है, ना मैं आपको इस वीडियो में एक्सपेरिमेंट करके दिखा सकता हूँ। कभी मैं स्कूल जाऊँगा या अपने कॉलेज जाऊँगा तो लैब में मैं आपको ये एक्सपेरिमेंट भी करके दिखा दूँगा। थोड़ा सा वेट करो, कॉलेज खुलने दो, लैब खुलने दो, बाकी मैं ये एक्सपेरिमेंट भी आपको वेरीफाई करके दिखा दूँगा। वरना ओम्स लॉ में जितना पढ़ाया है वो आपको ध्यान रखने ही रखना है, हर बच्चे को मस्ट याद रखने ही रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। आगे है गुड कंडक्टर, रजिस्टर एंड इंसुलेटर। देखो भैया, रजिस्टर में कोई भी कंफ्यूज मत होना, रजिस्टर रेजिस्टेंस से ही नाम डिफाइन हुआ है। आगे चल के पूरा क्लियर करूंगा ये तीनों टॉपिक, गुड कंडक्टर, इंसुलेटर। अब गुड कंडक्टर, इंसुलेटर पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं, हमने पढ़ा है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? जो कि करंट का विरोध करता है, वो रेजिस्टेंस कहलाया जाता है, करंट का अपोज करता है। तो जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम हुआ, जिस भी मैटर यानी मटेरियल, जिस भी मटेरियल का रेजिस्टेंस सबसे कम हुआ, वही क्या माना जाएगा? अच्छा कंडक्टर माना जाएगा, गुड कंडक्टर माना जाएगा। और जिसका रेजिस्टेंस वेरी हाई हुआ, वो इंसुलेटर माना जाएगा। जिसका इन्फिनिटी हुआ, बल्कि इंसुलेटर्स का रेजिस्टेंस इतना हाई होता है, इन्फिनिटी होता है कि वो करंट को पास ही नहीं होने देते, तो उन्हें हम इंसुलेटर बोलते हैं। तो गुड कंडक्टर होते हैं जिनका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। पढ़ लेते हैं डेफिनेशन से। दो सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस आर कॉल्ड गुड कंडक्टर। जिनका वेरी लो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है वो क्या कहलाया जाता है? गुड कंडक्टर। रजिस्टर्स क्या होते हैं? दो सब्सटेंस विच हैव कंपैरेटिवली हाई इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस आर कॉल्ड रजिस्टर। ऐसे सब्सटेंस जिनका हाई रेजिस्टेंस होता है, हाई रेजिस्टेंस के कारण ऐसे सब्सटेंस क्या करते हैं? रजिस्टर्स देखो क्या करते हैं, रजिस्टर्स का होता है भैया हाई रेजिस्टेंस के कारण वो ज़्यादा से ज़्यादा करंट को रोकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा करंट जब एक जगह रुकना शुरू हो जाता है तो वो क्या है? करंट भी तो एक एनर्जी है, तो वो एनर्जी हीट की फॉर्म में रिलीज होना शुरू कर देती है और वहाँ पे हीट बनना शुरू हो जाती है, मतलब गर्मी पैदा होना शुरू हो जाती है। तो रजिस्टर्स क्या करते हैं? रजिस्टर्स करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट। इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कैसे करता है? क्योंकि इनका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा करंट को रोकते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हीट बन जाती है। बस सीधा सीधा लॉजिक है ये। अब आप देख सकते हैं एक रजिस्टर यूज़ किया गया है जो कि निक्रोम वायर कै में यूज़ है, ये इलेक्ट्रिक आयरन में यूज़ है। ये क्या करता है? ज़्यादा से ज़्यादा करंट को रोकता है, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक आयरन क्या हो जाती है? हीट करने लग जाती है। तो इस हिसाब से, इस फिनोमिना से इलेक्ट्रिक आयरन हमारी क्या करती है? वर्क करती है, काम करती है। तो रजिस्टर, इनका नाम इसीलिए रजिस्टर दिया हुआ है क्योंकि इनका रेजिस्टेंस क्या होता है? हाई होता है। ये रेजिस्टेंस की वजह से ही काम करते हैं, इसीलिए इन्हें हम रजिस्टर्स बोलते हैं। आगे इंसुलेटर क्या होते हैं? दो सब्सटेंस विच हैव इनफाइनाइटली हाई इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। तो इंसुलेटर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका इनफाइनाइटली हाई इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है, मतलब बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है इनका कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज को पास होने की जगह ही नहीं देते, होने ही नहीं देते। 0% भी इलेक्ट्रिक चार्ज को ये पास ही नहीं होने देते, तो करंट ही नहीं बहता इनमें। ऐसे सब्सटेंस जिनमें करंट नहीं पास हो सकता वही इंसुलेटर होते हैं और इनका इनफाइनाइटली हाई इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है। इनके एग्जाम्पल है रबर, ठीक है, रबर हुआ, वुड हुआ, पेपर हुआ, ये सब इनके एग्जाम्पल है इंसुलेटर के। और रजिस्टर का एग्जाम्पल था निक्रोम वायर जो कि इलेक्ट्रिक आयरन में यूज होती है। और कंडक्टर का आपको पता ही है, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, ठीक है, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? कंडक्टर के। आगे इस लखमीर सिंह की बुक में वेरी शॉर्ट आंसर्स दे रखे हैं, आप इन्हें अटेम्प्ट करना। जिसे भी इन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आए या कोई भी क्वेश्चन समझ ना आए, क्वेश्चन नंबर लिख के कमेंट कर देना, मैं डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन दूंगा।
ये सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, घर पे ट्राई कर लेना। पूरी की पूरी बुक करवाने वाला हूँ मैं ये लखमीर सिंह की।